आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आपके अंबाला से नवनिर्वाचित सांसद सज्जनता के, सरलता के, सच्चाई के प्रतीक आदरणीय श्री वरुण चौधरी जी, हमारे इस प्रदेश के वरिष्ठ नेता, आपके सुख दुख के साथी, पूर्व मंत्री आदरणीय चौधरी निर्मल सिंह जी, पूर्व विधायक चौधरी जसबीर मल्होर जी, हमारे बीच में उपस्थित पूर्व विधायक श्री राजकुमार वाल्मीकि जी, पूर्व विधायक श्री सुखबीर जी, हमारे अंबाला से मेयर रही बहन अमीषा चावला जी, आज इस कार्यक्रम के मंच के संचालन कर रहे, हमारी पार्टी से चुनाव भी लड़े आदरणीय सरदार हिम्मत सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित भाई युवाओं के बहुत ही हमारे जुझारू नेता भाई जग्गा खैरा जी, आदरणीय भाई राजेश मेहता जी, हमारे नारायणगढ़ से अशोक मेहता जी, हमारे कई यहां पर जो पार्षद साथीगण यहां पर उपस्थित हैं, आदरणीय हमारे एससी डिपार्टमेंट के वर्किंग चेयरमैन डॉक्टर जीत सिंह जी, सेवा दल से, यूथ कांग्रेस से, महिला कांग्रेस से आए हुए सभी पदाधिकारीगण, अंबाला जिले के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सभी हमारी उपस्थित यहां पर मातृशक्ति बहनों और भाइयों साथियों, मैं सबसे पहले आपसे माफी चाहूंगा कि आपका जो जोश और उमंग और उत्साह जो मैंने देख करके मेरे अंदर बहुत भारी खुशी महसूस हुई, लेकिन हम आपके लिए पूरी तरह से प्रबंध नहीं यहां पर हो सका। जितने लोग आप यहां पर बैठे हैं उससे 2 गुना लोग बाहर बैठे हैं, आपकी व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाई, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी का, और उसके लिए मैं श्रेय देना चाहूंगा आपकी एकता का। जिस तरह से आपने चुनाव के समय अपनी एकता का परिचय दे करके, अपने आपस के मतभेद भुला करके, जो आपने कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए, जो वरुण चौधरी की जीत के लिए जो आपने यहां प्रयास किए, जो आपने मेहनत करके जो रंग दिखाया, जो आपने रिजल्ट दिखाया, उसके लिए मैं बार बार आपको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूं। और साथ ही मुबारकबाद देना चाहूंगा भाई वरुण चौधरी को कि उन्होंने इतनी भीषण जो लड़ाई थी अंबाला के अंदर, उसको बहुत सफलतापूर्वक अपने सरल स्वभाव से, अपनी सज्जनता से सबको एकजुट करते हुए जो आपने यहां पर जीत का परचम लहराया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। साथियों, ये लड़ाई अभी केंद्र सरकार की थी, नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों के विरोध में थी, जिन्होंने हमें यहां पर बेवकूफ बनाने का इस देश के अंदर काम किया। जो वायदे किए थे कि हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, एमएसपी के लीगल गारंटी देंगे, वायदा किया था कि कोई सर ऐसा नहीं रहेगा जिसके सर पर छत ना हो, वायदा किया था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, इस देश के लोग बुलेट ट्रेन में चला करेंगे, गंगा और जमुना को हम पूरी तरह से साफ कर देंगे, डीजल 30 रुपए और पेट्रोल 35 रुपए लीटर दे देंगे, 100 दिन के अंदर अंदर महंगाई खत्म कर देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे,
100 दिन के अंदर अंदर काला धन आ जाएगा, सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। ऐसे जुमलेबाजों के खिलाफ आपने कार्रवाई की। हमारे जो किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ, जो आपके ही इस बॉर्डर पर जो किसानों के साथ जिस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दी गई, जैसे कि किसान किसी दुश्मन देश के हों, उनको जिस तरह से ड्रोनों से हमला किया गया, उनको तरह तरह से ठंडे पानी की बौछारों से, लाठी डंडों से जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, हमारी महिला पहलवानों के साथ जिस तरह से अत्याचार किए गए, आज भी वो अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रही हैं। हमारी महिला कोच के साथ जो अत्याचार किए, उसके लिए आप लोगों ने उनको सबक सिखाने का काम किया। लेकिन ये लड़ाई अभी अधूरी है। अब असली सत्ता की लड़ाई है। आपने ये जोश में ये नहीं भूल जाना है कि अब चुनाव खत्म हो गया। अब जो अगला चुनाव है वो राज हासिल करने का है, वो सत्ता हासिल करने का है। वो प्रदेश के अंदर जिस तरह से हमारे इस प्रदेश की जनता को इस भारतीय जनता पार्टी ने तरह तरह से जो प्रताड़ित किया है, अगला चुनाव उसको बदला लेने का है। जब ये लोग आपके पास आए तो उनसे पूछने की आवश्यकता है कि क्या कारण है कि हरियाणा बेरोजगारी में हिंदुस्तान में नंबर 1 क्यों है? हरियाणा प्रदेश महंगाई में नंबर 1 पर क्यों है? हरियाणा प्रदेश में 33 बार पर्चा क्यों लीक हुए हैं? हरियाणा प्रदेश में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को क्यों सस्पेंड होना पड़ा? क्यों 8 उनके अधिकारियों को, कर्मचारियों को सस्पेंड होना पड़ा? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारियों को करोड़ों करोड़ों की रिश्वत के साथ में पकड़ा गया। उनके साथ आपने क्या किया? आप लोगों ने इस प्रदेश की जनता को धोखा देते हुए यहां जिस तरह से भ्रष्टाचार का, जिस तरह से यहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला किया, पूरे प्रदेश के अंदर चाहे खनन घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे रजिस्ट्री घोटाला हो, पूरी तरह से प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना करके रख दिया। जो प्रदेश जब इनको सत्ता सौंपी थी 70,000 करोड़ के कर्जे में था, आज इनकी गलत नीतियों की वजह से 4,51,800 करोड़ के कर्जे में है। आज कोई बच्चा अपने मां के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,300 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। इनकी गलत नीतियों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था ठप कर दी है, हमारी पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था ठप कर दी है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। 5-5 हमारे विधायकों को फिरौती मांगी गई। इस प्रदेश में कोई शहर ऐसा नहीं है जहां पर व्यापारियों से फिरौती ना मांगी हो, उन्हें धमकी ना दी गई हो। पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर तहस नहस हो चुका है। हमारे नौजवानों को नशे की आदत डाल दी गई, नशे में डाला जा रहा है, घर घर में चिट्टा पहुंचाया जा रहा है। नौजवान यहां से देश प्रदेश को छोड़ करके दूसरे देशों में पलायन कर रहा है। और ये बेशर्मी से कहते हैं कि हमने हरियाणा में काम किया, हमें वोट दो। एक काम बता दें इनका, इस प्रदेश के अंदर आपके सामने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बैठे हैं। इस प्रदेश के अंदर 4-4 जगह मेट्रो लाइन बिछी, चाहे वो दिल्ली से बहादुरगढ़ हो, दिल्ली से गुड़गामा हो, दिल्ली से बल्लभगढ़ हो। 81.5 किलोमीटर की मेट्रो लाइन लेकर के आए हुड्डा साहब लेकर आए। 1 इंच मेट्रो लाइन यहां पर नहीं लेकर के आए। हुड्डा साहब के समय 4 बड़े बिजली के कारखाने लगे थे,
5400 मेगावाट के 43,000 करोड़ रुपया खर्च करके ये एक बिजली का कारखाना बता दें, एक यूनिट का एक उत्पादन बता दें। हुड्डा साहब ने जब इनको सौंपी थी सत्ता, 2000 मेगावाट बिजली सरप्लस थी इस प्रदेश के अंदर। आज पूरी तरह से क्या हाहाकार मचा हुआ है बिजली के बारे में। गांवों में 15-15, 16-16, 17 घंटे के कट लग रहे हैं। शहरों में भी 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे के कट लग रहे हैं। बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से इन्होंने ठप करके रख दी है, लेकिन इनको कोई भी होश नहीं है। अब मुख्यमंत्री बदल दिया, नए मुख्यमंत्री आए, 2 महीना बाद इलेक्शन है, 3 महीना बाद अब कह रहे हैं कि हम 100-100 गज के प्लॉट गरीबों को देंगे। वो कौन से देंगे? पहले तो इनको माफी मांगना चाहिए उन सभी गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के, वंचित समाज के, गरीब समाज के, उन लोगों के लिए जिसके लिए हुड्डा साहब ने स्कीम लेकर के आए थे। 100-100 गज के प्लॉट 7 लाख लोगों को दिए जाने थे। हुड्डा साहब ने 3,92,000 लगभग 4 लाख प्लॉट अलॉट कर दिए थे, पोजेशन दे दिया था, कब्जा दे दिया था। कुछ प्लॉटों का कब्जा रह रहा था, बाकी पाइपलाइन में थे। 7 लाख प्लॉट देने थे। इन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र के पृष्ठ 13 के कॉलम 9 पर यह वायदा किया था कि हम ये 100-100 गज के प्लॉट गरीबों को देंगे, लेकिन उन्होंने पहली ही अपनी कैबिनेट मीटिंग में सबसे पहले गरीब लोगों की गर्दन पर छुरी चलाने का काम किया। जो योजना हुड्डा साहब ने बनाई थी उसको पूरी तरह से बंद करने का काम किया। यहां तक कि जो प्लॉट मंजूर हो गए थे उनका भी कब्जा इन्होंने नहीं दिया। जो अब कह रहे हैं कि जो हुड्डा साहब ने जो प्लॉट उस समय दिए थे, जिनका कब्जा नहीं दे पाए थे, अब उन प्लॉटों का कब्जा देंगे। अरे 3 महीने बाद हमारी सरकार आएगी, तुम क्या दोगे? हम खुद ले लेंगे। हम ना केवल 100-100 गज के प्लॉट पूरे 7 लाख लोगों को देंगे, बल्कि उस पर 2 कमरे का मकान, लेटरिन, बाथरूम, किचन 3.5 लाख रुपया खर्च करके गरीबों को मकान बनाने का काम करेंगे। ये मुख्यमंत्री सैनी जी कह रहे हैं, आज कह रहे हैं कि परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी में गलतियां हैं। अरे भाई शर्म करो। सारा विपक्ष चिल्ला रहा था, हम हर मंच से चिल्ला रहे थे, सारे अखबार वाले चिल्ला रहे थे कि इस प्रॉपर्टी आईडी में और परिवार पहचान पत्र में 90 से 95% गलतियां हैं। 1-1 किलोमीटर की लंबी लाइन लग रही है। सारे लोग परेशान हैं इस पोर्टल से, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, इन सारी चीजों से लोग परेशानी भुगत रहे हैं। लेकिन ये सरकार कान में तेल डाल करके सो रही थी, इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आज कह रहे हैं कि इसमें गलतियां हैं। पहले माफी मांगो उन लोगों से जिनकी तुम्हारी इन गलतियों की वजह से, जो आपने जो हायर की थी जो एजेंसी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। जो सैकड़ों करोड़ रुपए उनको दिए हमारे खजाने से, वो वापस होने चाहिए थे और माफी मांगनी चाहिए थी उस गलतियों के लिए। इस परिवार पहचान पत्र की गलती की वजह से इस प्रदेश के 9.5 लाख गरीबों के पीले राशन कार्ड काटने का महापाप इस सरकार ने किया है। इस सरकार ने 4.25 लाख बुजुर्गों की परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके उनकी पेंशन काटने का महापाप किया है। हमारी सरकार आएगी, वो पेंशन भी दोबारा से जुड़ेगी और परिवार पहचान पत्र में पीले कार्ड भी दोबारा से बनाए जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस जुमलेबाज सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अब आपको बिल्कुल घर नहीं बैठना है। 3 महीने की मेहनत है और पूरे 5 साल इस प्रदेश का समुचित विकास होगा। आपके काम होंगे, नौकरियां मिलेंगी बच्चों को। जिस तरह से बेरोजगारी की दलदल में इन्होंने धकेला है, उन सारे चीजों से निजात मिलेगी। और हम क्या करने जाएंगे उसके बारे में हुड्डा साहब आपको विस्तार के साथ बताएंगे। मैं आपसे यही अनुरोध प्रार्थना करता हूं
3 महीने का टाइम है, बिल्कुल घर नहीं, आराम करना है। आप बिल्कुल जो है फील्ड में रहते हुए इस सरकार को उखाड़ फेंक करके और जो भी कांग्रेस पार्टी की टिकट ले आए, जिस तरह से आपने इस लोकसभा के चुनाव में एकता का परिचय दिया है, सभी मिलजुल करके उसको सीट जिताने का काम करेंगे। अंबाला की 4 विधानसभा सीटें आप जिताने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपको इस कड़ी में बताना चाहूंगा कि ये हमारे कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं अंबाला के कि इन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री के बूथ पे भी उसको हराया, उसके गांव में भी उसको हराया। इतना मजबूत कार्यकर्ता हमारा कांग्रेस पार्टी का आपके नेतृत्व में। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने आज हमारे अंबाला की एक पीड़ा को, आज बॉर्डर बंद होने के कारण हमारा किसान भी दुखी है और हमारे अंबाला की कपड़ा मार्केट हो, सराफा बाजार हो, वो भी दुखी है। हमारी इकोनॉमी भी अंबाला की हिल गई है। आपने उसकी संवेदना जाहिर की, इसके लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि सरकार आने पर आप इसका समाधान करेंगे। और अब मैं आमंत्रित करता हूं कि जिनको दर्शन करने के लिए, जिनकी बात सुनने के लिए आप सब यहां पहुंचे, हमारे हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपिंदर सिंह हुड्डा साहब का जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें। आदरणीय भूपिंदर सिंह हुड्डा साहब। भूपिंदर सिंह हुड्डा जिंदाबाद। चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। जब भाई एक बात सुनो, कृपया करके मेरा सबसे निवेदन है, जितनी देर मैं बोलूं थोड़ी देर बोलूंगा, नारे मत लगाना, ध्यान से सुनो बात, उसके बाद लगा लेना जो लगाना। आज अंबाला जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में की अध्यक्षता कर रहे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिनका आपने विस्तार से सारी बातें सुनी, माननीय चौधरी उदयभान जी, और यहाँ से नवनिर्वाचित हमारे अजीज सांसद भाई वरुण मौलाना जी, और यहाँ से रहे पूर्व मंत्री हमारे साथी जत्थेदार निर्मल सिंह जी, और पूर्व विधायक हमारे साथी रहे जसबीर मलोर जी, पूर्व विधायक राजकुमार वाल्मीकि जी, पूर्व विधायक सुखबीर फरमाना जी, और भाई सभी समस्त पार्षदगण, मेयरगण, पूर्वगण और सभी हमारे वरिष्ठ साथी। नाम सबके मालूम मेरे को, अंबाला में जानता हूँ, लेकिन कोई नाम छूट गया तो मुश्किल हो जाएगा। इसका सभी साथियों जो नाम लिए, सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आप बहुत देर से सुन रहे हैं और सारी बात विस्तार से वरुण जी ने भी आपको बताई, अध्यक्ष जी ने भी बताई, निर्मल जी ने और सारे साथियों ने बताई। कोई बताए ना बताए, आप भुगतभोगी हो, सब समझते हो, उसकी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं इस बात की आपको, हम आए हैं हार्दिक धन्यवाद देने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए, जो यहाँ से आपने ऐसा बढ़िया नुमाइंदा चुन के भेजा है वरुण जी को, कांग्रेस पार्टी का। क्योंकि मेरे साथ ये विधायक मैंने देखा है, पहली बार विधायक बने, मेरा भी बहुत तजुर्बा है, लेकिन जिस हिसाब से अपने इलाके की आवाज़ ये उठाते हैं विधानसभा में, विरला ही कोई विधायक उठाता था। तो पार्लियामेंट में भी जाके इनकी आवाज़ सुनोगे आप। केवल अंबाला के लिए नहीं, हरियाणा के लिए भी आवाज़ उठाएंगे, देश की भी बात कहेंगे। इनका जो है भाई यंग जवान आदमी है, भविष्य उज्जवल है, ये बता के जा रहा हूँ आज। तो इनको यहाँ से चुन के भेजा, मैं सबका आपके धन्यवाद भी करता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ कि बहुत अच्छा आपने फैसला लिया, ठीक समय पे ठीक ही फैसला लिया। अब सवाल इस बात का है कि ये मोर्चा तो आप जीत गए, लेकिन अभी तो एक मोर्चा बाकी है, 3 महीने के बाद जो असली मोर्चा वो भी बाकी है। वो मोर्चे के लिए तैयारी करो, ये समझ के घर मत बैठना कि हम ये जीत गए।
अभी 3 महीने और बाकी है। अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसमें चुनाव से पहले आप सब जो है कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। यहाँ पर कांग्रेस बहुत मजबूत है। घर घर लेके जाने हैं आपको। 3 काम करने हैं आपने। क्या? एक तो घर घर जाकर जो ये 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है इसकी विफलताएं घर घर तक पहुंचानी। इन्हें क्या किया और जो 10 साल पहले कांग्रेस की उपलब्धियां थी वो लेके जानी है। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो उस समय प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 था। और भाई दादूपुर नलवी भी पूरी खुद की थी। काम हर काम हुआ। चाहे वो बिजली के 4 प्लांट लगे, 1 प्लांट न्यूक्लियर प्लांट पावर का लगा, 4 थर्मल प्लांट लगे। तो ये आज 10 साल के बाद जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, आज किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में नंबर 1 है। मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं। आज महंगाई में नंबर 1 है। आज पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। और इसी प्रकार से नौकरियां आपको मालूम है, ये बना रखा है कौशल रोजगार निगम। उसका क्या काम है? उसका काम यह है, ना तो उसमें मेरिट, ना नौकरी पक्की, ना रिजर्वेशन, भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। 1 साल के लिए नौकरी देंगे, 1 महीने की तनख्वाह रिश्वत में खा जाएंगे और फिर 1 साल घर भेज देंगे। ये ऐसा बना रखा उन्होंने। और यही कारण हो गया कि आज हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरियां खाली हैं। और हमारे खेल खिलाड़ियों को देखा आपने, जो हमारी बेटियां, पहलवान बेटियां, जिन्होंने हरियाणा का नाम देश में नहीं पूरी दुनिया में नाम कमाया, उनके साथ क्या व्यवहार किया जंतर मंतर दिल्ली में, किस तरह घसीटा गया उनको, आज तक भी न्याय नहीं मिला। तो ये बातें आपको ले जानी है, घर घर ले जानी है आपको। अब सवाल इस बात का है, आप जाओगे ये दोनों बातें लेके तो लोग आपसे एक बात और पूछेंगे, ये भी कहेंगे कि भाई 10 साल हो गए, इनने तो कुछ किया नहीं, अब कांग्रेस की सरकार आएगी तो आप क्या करोगे? वो भी जवाब देना है आपको। आप कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई वैसे तो घोषणा पत्र हमारा पूरा तैयार होगा, लेकिन 5-7 मोटे मोटे फैसले बता रहा हूं आपको जो हम कर चुके हैं, कांग्रेस की सरकार बनते ही लागू करेंगे हम सरकार। क्या भाई? अपनी सरकार बनते ही सबसे पहले तो हम अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये करेंगे। और जो महंगाई है, महंगाई का एक कारण बिजली भी है, बिजली का तो 300 यूनिट गरीब आदमी की बिजली की माफ करेंगे हम। फिर हर व्यक्ति जो है, हर घर में लकड़ी का चूल्हा नहीं है, गैस से रोटी बनती है। 2014 में गैस के सिलेंडर की कीमत 400 रुपये थी और आज कितनी हो गई? 1200। हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस की तो गैस के सिलेंडर की कीमत 500 रुपये से ज्यादा नहीं होगी। इसी प्रकार से गरीब आदमी के 100-100 गज के प्लॉट दिए हम, 4 लाख के करीब प्लॉट दे चुके थे और 3 लाख और चिन्हित किए थे। 3 लाख और प्लॉट्स आइडेंटिफाई कर दिए थे, चिन्हित कर दिए थे। तो इन्होंने आते हुए स्कीम बंद कर दी, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना बंद कर दी। अब तो ये नकली काम दिखा रहे हैं कि इलेक्शन दिख रहा है। अब जो जो हम कहेंगे ना ये करते दिखा दे, करना कुछ नहीं उन्हें, क्योंकि लोगों का दबाव है। तो अगर हमारी सरकार आएगी
तो 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम फिर शुरू करेंगे और प्लॉट के साथ गरीब आदमी को 2-2 कमरे का मकान बना के देंगे हम, ताकि गरीब आदमी अपना तरक्की कर सके। और इसी प्रकार से किसान कितना संघर्ष कर रहा है। हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो एमएसपी की कानूनी हम गारंटी देंगे और स्वामीनाथन C2 फार्मूले पे भाव देंगे, लेकिन वहां तो आई नहीं। लेकिन एक बात कह के जा रहा हूं, विपक्ष मजबूत है, राहुल गांधी मजबूत हैं, पूरे देश में गए हैं, किसान की आवाज बन के खड़े हैं। हम इस सरकार को मजबूर करेंगे एमएसपी देने के लिए, मजबूर करेंगे। इसी प्रकार से जो सरकारी कर्मचारी हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते हैं। हमने राजस्थान में लागू किया, हिमाचल में किया जहां कांग्रेस सरकार थी, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और जहां का सवाल है आपके स्वास्थ्य का, जैसे राजस्थान में हमने स्कीम बनाई थी, राजस्थान गवर्नमेंट में, कांग्रेस में 25 लाख तक का इलाज हम मुफ्त करेंगे आपको, ताकि सबको मिले। ये बातें हैं मोटी मोटी, और बातें तो घोषणा पत्र में आ जाएंगी, आपको सब समझेंगे। किसान का आपने देख लिया भाई, इन्होंने क्या वायदा किया। इन्होंने वायदा किया था कि किसान की जो है आमदनी हम 2022 तक दुगनी कर देंगे। हो गई दुगनी भाई किसान की? किसान की आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन लागत कई गुना बढ़ गई। देखो 2014 में डीजल का क्या भाव था, आज क्या भाव है। खाद का क्या भाव था, आज क्या भाव है। कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, आज क्या भाव है। लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। और यहाँ तो किसानों ने बहुत संघर्ष किया। यहाँ तो पंजाब के बॉर्डर पे है, मतलब किसानों को आन से रोका। इस सरकार ने गड्ढे खोदे, 750 किसान शहीद हुए, मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी। तो आज समय है इसका बदला लेने का। और एक बात सुनो भाई, 2 लाख नौकरी खाली है पक्की। हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख बच्चों को पक्की नौकरी देंगे हम। और इस बात की मेरे को बहुत तकलीफ है कि एक प्रोजेक्ट जो यहाँ जमीन सोना उगल रही है, लेकिन पानी का स्तर बहुत नीचे जाता जा रहा है। इसी वास्ते स्तर ऊपर करने के लिए दादूपुर नलवी नहर, जो बहुत पुरानी मांग थी, हमने अपने समय में खोदा और इन्होंने आते ही वो बंद कर दी, स्कीम हट दी। अगर हमारी सरकार आएगी तो दादूपुर नहर हम खोद के रहेंगे, ताकि यहाँ किसानों को फायदा हो। लेकिन एक बात बताओ, ये जो मैंने कहा है हम करेंगे, ये कब करेंगे, कैसे करेंगे? कांग्रेस की सरकार बनेगी जब ही करेंगे ना। और कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी? जब आप एमएलए चुन के भेजोगे, एमएलए बनाएंगे ना। तो भाई एक बात मैं कह रहा हूँ, अम्बाला जिले के 4 एमएलए हैं, चारों कांग्रेस के बना के भेज देना, मैं आप लोगों की सरकार बन जाएगी और सारे काम पूरे हो जाएंगे। मंजूर